Good morning to all of you student. My name is Rajveer Singh. Hello and welcome. राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका बेटा। एसएसटी क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, सेकंड चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। ठीक है बेटा, तो आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, बात करें बेटा अगर हम रशियन रेवोल्यूशन की, तो उधर वहाँ पे 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, इसके आसपास का मतलब एरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रेवोल्यूशन कैसे कैसे आया, किसकी वजह से आया, और क्या बोलते हैं इसका रशियन का बेटा जो ये रेवोल्यूशन है, ये एक बहुत वर्ल्ड में मतलब ठीक है बेटा। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बेटा कि ये इसमें जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो आइए फिर डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, देखो बेटा इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में फर्स्ट कैरेक्टर आता है जार निकोलस सेकेंड। ठीक है, सेकंड पे आता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, थर्ड वन पे आता है एडमिर लेनिन। वीएल साइलेंट है इसमें, एडमिर लेनिन। और फोर्थ वन आता है जोसेफ स्टेलिन। ठीक है, ये बेटा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जार निकोलस सेकेंड की, तो ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, तो ये इन्हीं की वजह से हुआ। ये वहाँ के मोनार्क थे। ठीक है, जार निकोलस सेकेंड। ठीक है, अब जार निकोलस की बात करें तो बेटा जार निकोलस, ठीक है, अगर ये जार निकोलस सेकेंड की बात करें तो जार का मतलब यह है वहाँ रशियन में जो राजा महाराजा के लिए जो वर्ड यूज होता था ना, तो जार यूज होता था। ठीक है, बेसिकली इसका जो नाम था वो निकोलस सेकेंड था, लेकिन जार निकोलस जो वहाँ के मोनार्क थे उनके लिए यूज होता था, इसलिए इसे जार निकोलस सेकेंड कहा गया है। ठीक है, अब आ जाओ आप। ठीक है, अब ये क्या है जार निकोलस सेकेंड। जार निकोलस सेकेंड जो है ये एक, सबसे पहले इस करेक्टर की बात चल रही है। ठीक है बेटे, जार निकोलस सेकेंड जो है ये बहुत बड़े मोनार्क थे। ठीक है, इन्हीं की गलतियों की वजह से, इन्हीं की मिस्टेक की वजह से रशिया में जो है रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ आप कार्ल मार्क्स पे। ठीक है, सेकंड जो है बस जार निकोलस में इतने ही, इसके बारे में भी बताएंगे, इनके बारे में पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ आप कार्ल मार्क्स पे। कार्ल मार्क्स में क्या बताया कि कार्ल मार्क्स जो है एक फिलोसफर थे रशिया में। जो सेकंड जो है ये करेक्टर कार्ल मार्क्स, ये जो है एक फिलोसफर थे जिन्होंने सोशलिज्म को लेकर बहुत ही बड़ी फिलोसफी दी। ठीक है, जिनकी वजह से इन्होंने फिलोसफी दी, जिनकी वजह से जो है रेवोल्यूशन की नींव रखी गई। कार्ल मार्क्स के थ्रू रेवोल्यूशन की जो है नींव रखी गई थी। ठीक है, फिर आ जाओ आप व्लादिमीर लेनिन का, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, थर्ड वन है व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने क्या करा कि बड़ी बहुत ही एक्टिव से क्या है ये रेवोल्यूशन का जो है भार जो है संभाल लिया, मतलब अपने शोल्डर पे। ये जो थर्ड वन करेक्टर है, इन्होंने क्या है रेवोल्यूशन का जो भार है वो संभाल लिया। ठीक है, बहुत ही एक्टिवली से। ठीक है, फोर्थ वन आ जाता है, अभी मैं इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, किसने क्या किया, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो रेवोल्यूशन जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ वो निकोलस सेकेंड है। अभी ही इन चारों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया। ठीक है, इनका इंट्रो दिया, इनका क्या काम था। ठीक है,
अब आ गए हम जोसेफ स्टेलिन। जोसेफ स्टेलिन ने क्या वर्क किया कि जो जिसने मतलब ये जो लेनिन है, लेनिन का जो पूरा वर्क था, ठीक है, लेनिन का जो वर्क था उसकी भागडोर जो संभाली वो स्टेलिन ने संभाली। मतलब जो रेवोल्यूशन की जो डोर थी वो जोसेफ स्टेलिन ने संभाल ली थी। ठीक है, अब जब इन्होंने अपने कंधों पर ये भागदौड़ मतलब ये डोर संभाल ली किसकी, रेवोल्यूशन की, तो जितना भी डेवलपमेंट रशिया में हुआ तो वो जोसेफ स्टेलिन के, ठीक है, जोसेफ स्टेलिन के युग में या कह लो टाइम में हुआ। ठीक है, अब आ जाओ आप अभी हमने क्या किया, जितना भी पढ़ा इन चारों के करेक्टर के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये चारों करेक्टर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी करेक्टर हैं लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 करेक्टर हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं। ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको अभी शॉर्टली एक इंट्रो दिया कि इनका क्या क्या वर्क था। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर वापस चलते हैं रसिया में। तो रसिया में जो पार्ट था तो उस समय हम क्या देखते हैं, उस समय में देखते हैं कि कौन कौन सी डेंसिटी थी, कौन कौन सी मतलब वहाँ राजा थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ वहाँ पे डेंसिटी की तो वहाँ पे रोमनो डेंसिटी थी। ठीक है, वहाँ पे कौन सी डेंसिटी थी, रोमनो। ठीक है, वहाँ पे कौन सी रसिया में डेंसिटी थी, रोमनो। यह लगभग कितने साल, 300 साल तक राज चला। इस रोमनो डेंसिटी का 300 साल तक राज चला। ठीक है, अच्छा 300 साल यानी कि 1613 से 1907 तक रोमनो डेंसिटी चली, यानी कि मोरनार्क वहाँ पे जो एम्पायर सिस्टम था यानी कि राजा महाराजाओं का शासन था उसको एक नाम दे दिया गया था रोमनो डेंसिटी। ठीक है, यानी कि अगर बात करो तुम निकोलस सेकंड का, तो निकोलस सेकंड का जो वर्क था, देखो निकोलस सेकंड का तो 1917 तक था। ठीक है, और ये डेंसिटी भी 1907 तक थी। तो ये डेंसिटी और निकोलस का जो राजपाट था वो 1907 तक चला। आगे बात समझ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अच्छा अब इसके अंदर की बात करें, रोमनो डेंसिटी के अंदर कौन कौन सी क्या थी, ये तुम कह सकते हैं कौन कौन से एम्पेरर थे। तो मॉस्को था, रसिया एक बहुत बड़ी मतलब कंट्री थी, तो उसमें क्या क्या था वो चीज़ देखते हैं। मॉस्को, फिनलैंड, लेत्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, सेंट्रल एशिया स्टेट, जॉर्जिया, अर्मानिया। ठीक है, तो इससे ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है, रशियन। ठीक है, इसलिए ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना गया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट करेक्टर की बात करते हैं। अच्छा, हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो जार निकोलस सेकंड है। ठीक है, अब इस जार निकोलस सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जार निकोलस, ठीक है, एक बार देख लेंगे साफ से। ये आ गया हमारा जार निकोलस सेकंड। इसका जो टाइम पीरियड है 1894 से 1917 तक, 1894 से। अच्छा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जार निकोलस सेकंड के बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं। ठीक है, जार निकोलस सेकंड क्या है कि इसका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ 1894 से हुआ। ठीक है, इनके जो पिता थे राजा महाराजा थे, इन्होंने अपना जो इनका जो पिता था तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे निकोलस सेकंड को दे दिया।
किस में दिया, 1894 में दे दिया। अब इन्होंने क्या है, राजपाट चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, 1894 से, ठीक है, और 1917 तक इनका काम चला। अब इन्होंने क्या है कि रशियन सोसाइटी बनाई, ठीक है, रशियन सोसाइटी बनाई। अब इस रशियन सोसाइटी में, ठीक है, रशियन सोसाइटी में क्या किया, वहाँ का जो रिलीजन था, ऑक्यूपेशन था, क्या था, तो इसमें देखो रशियन सोसाइटी में डिस्कस किया गया है मेजर रिलीजन और मेजर ऑक्यूपेशन। जो इसने रशियन सोसाइटी बनाई तो उसमें धर्म क्या थे और कामकाज क्या था उनका, वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है, ठीक है। तो देखो मेजर जो रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं मेजर रिलीजन की बात करूँ तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा थी रसिया में, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये जो है सबसे ज़्यादा रिलीजन था। इसमें मेजर पॉपुलेशन ग्रुप जिसकी थी, अगर मैं रशियन की बात करूँ तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की थी। इसके बाद में जो रिलीजन थे वो कौन से थे, अगर इसके बाद में रिलीजन की बात करूँ तो कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे, ठीक है। अगर मैं सोसाइटी के बारे में बात करूँ तो मेजर रिलीजन के बारे में बात करूँ तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ज़्यादा थी। उसके बाद में जो रिलीजन आते थे तो वो थे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, ये आते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन पे, ठीक है, जो वहाँ की सोसाइटी में वहाँ का कामकाज क्या था, रशियन का जो कामकाज क्या था, तो देखो यहाँ पे कामकाज के बारे में है एग्रीकल्चर 85%, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है 85% है। तो रसिया में जो एग्रीकल्चर है वो 85%, यानी कि जो एग्रीकल्चर है, जो कल्टीवेशन है वो वहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रांस, जो यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस, इटली वगैरह, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो 30% 40% होता है, लेकिन वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रसिया, ठीक है। रसिया में इंडस्ट्रियल एरिया कम है और फ्रांस और इटली में ज़्यादा है। और फ्रांस इटली में जो है ये जो एग्रीकल्चर है वो 30 to 40% है, और इधर जो अगर मैं रसियन की बात करूँ तो 85% हमारी क्या है, कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर, जो कि शो रखा है कि 85% एग्रीकल्चर, यानी कि बहुत सारा कल्टीवेशन होता है यहाँ, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो मिनिमल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पे अगर मैं रसिया की बात करूँ तो मिनिमल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, मिनिमल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बहुत कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर बात करें और यूरोपियन कंट्री, फ्रांस की और इटली की, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, लेकिन क्या है वहाँ एग्रीकल्चर जो है वो कम है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया कम है। अब आ जाओ आप फैक्ट्री एंड क्राफ्ट पे। अच्छा फैक्ट्री एंड क्राफ्ट की बात करूँ वर्कशॉप की, तो जो फैक्ट्री है वो तो कम है, लेकिन जो क्राफ्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, क्राफ्ट का मीनिंग जो हाथ से बनाते हैं, क्राफ्ट वर्कशॉप ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फैक्ट्री। तो क्राफ्ट वर्कशॉप जो हाथ से बनाने का जो वर्क है वो ज़्यादा होता था, लेकिन जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया था वो बहुत कम थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दे वर कंसंट्रेट इन सेंट पीटरसन एंड मॉस्को। अच्छा ये जो फैक्ट्री और क्राफ्ट वर्कशॉप ये कौन सी जगह पे थी, तो ये उस जगह का नाम है सेंट पीटरसन और मॉस्को। ये जो हमारे फैक्ट्री और क्राफ्ट वर्कशॉप है वो कहाँ है, उस जगह का नाम है सेंट पीटरसन एंड मॉस्को, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इसमें इनका ये मेजर ऑक्यूपेशन हो गया,
एग्रीकल्चर जो 85% है, जो कि ज़्यादा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है रशिया में ज़्यादा होता था। और जो फैक्ट्री एंड क्राफ्ट वर्कशॉप थी वो हाथ से बनाने वाला काम तो ज़्यादा होता था, और जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया थे वो बहुत कम थी। अच्छा, उन जगहों का नाम दिया है, कौन सी जगह है, सेंट पीटर्सन और मॉस्को। ठीक है, ये आप एक बार और देख लेंगे शुरू से। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये सब आपको समझ आया होगा। ठीक है बेटा, तो आप इसे अच्छे से और देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, एक एक करेक्टर के पहले बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इन 4 करेक्टर के बारे में फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दिया, फिर ये रोमोनो डेंसिटी कैसे आई, कितने साल तक ये चली। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है फर्स्ट है ये जान निकोलस सेकेंड, उसके बारे में बताया रसिया में, और रसिया की मेजर रिलीजन बताए और उसकी ऑक्यूपेशन बताया। ठीक है, ये सब हो गया। आई होप कि ये सब आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय। ठीक है बेटा।